Hello everyone and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and Board Express में हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 2 के साथ जो कि होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इसका टोटल वेटेज होता है 9 मार्क्स का। हर साल इसके कई ना कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप वेटेज से समझ गए हो। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से समझते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना, और केमिस्ट्री मतलब ऑफ कोर्स केमिकल बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन से डील करने वाला होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मिल जाए उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करता है किसके बीच के रिलेशनशिप बिटवीन जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एंड केमिकल एनर्जी है, ठीक है। नाउ केमिकल रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व होंगे इनपुट में और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स, उन्हें ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल एंड दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल में क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीज खुद से हो जाए, ठीक है। यहां पे जो एनोड होती है वो नेगेटिव रॉड होती है एंड जो कैथोड होती है वो पॉजिटिव रॉड होती है, जो कि एक ऑपोजिट तरीका है जो आप पढ़ के आए हो, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव रहता है एंड कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां पे हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस देखने को मिलती है एंड यहां पे कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ठीक है। साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेते चलना भाई तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेल नोटेशन या जैसे आप बोलोगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सुना ध्यान से, अगर मैंने बोला कि ये एक सेल है ना, अब इस सेल में हो क्या रहा है एक्चुअली में, है ना। तो देखते हैं, ये डैनियल सेल का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जो कि जिंक और कॉपर का सेल है, ठीक है। बहुत से सेल्स हो सकते हैं, जिंक और कॉपर को स्पेसिफिकली हम डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का ही ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जिंक सल्फेट हमने एज इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है ना, जिंक सल्फेट लिया हुआ है एंड जिंक सल्फेट जहां पे सोल्यूशन है उसमें हमने जिंक की रॉड रख दी, कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड रख दी। अब होगा क्या? होगा कुछ ऐसा कि एनोड में है नेगेटिव चार्ज, कैथोड में है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो एनोड होता है वहां पे होता है ऑक्सीडेशन एंड हमने गिर-लियो वाली ट्रिक से समझा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जिंक जो होगा, जिंक की जो रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। कैसे? जिंक आके नीचे गिर रहा होगा Zn+2 के फॉर्म में एंड जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर रह जा रहे होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक का। यही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में एंड ये कॉपर के पास आएंगे। कॉपर करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर+2 है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता जाएगा। क्या करता जाएगा? गेन करता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। नाउ ये तो हम समझ गए, यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन, वहां पे हो गया रिडक्शन। बट अगर मैं आपसे बोलूं चलो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो क्या हम पूरा सेल बनाने बैठ जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका सेल नोटेशन निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीज आपने देख ली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक आके गिरता जा रहा है तो सोल्यूशन में जिंक के आयंस बढ़ जाएंगे एक टाइम के बाद एंड दूसरे साइड सोल्यूशन में क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता जा रहा है, यानी कि कॉपर जाके लगता जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास, तो सल्फेट के आयंस रह जाएंगे। इसकी वजह से आप देखोगे एक तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम यहां पे लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज KCl सॉल्यूशन का, जो जिसका काम होता है इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का, ठीक है। इन दोनों में न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। जिस साइड पॉजिटिव आयन उस साइड नेगेटिव आयन को भेज देगा अपने में से एंड जिस साइड नेगेटिव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन भेज देगा, ठीक है। चलो अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल सी ट्रिक याद रखना, ABC। कौन सी? ABC। ए होता है एनोड, बी होता है ब्रिज, सी होता है कैथोड। ए एनोड, बी ब्रिज, सी कैथोड। चलो देखते हैं एनोड को। अगर हम देखें एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में जो जिंक है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn+2 से Zn में कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, Zn से Zn+2 में कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। फिर हमने ब्रिज बनाया। ब्रिज कैसे? दो लाइंस से शो करेंगे, ठीक है। ब्रिज बनाया एंड हमने देखा जो कॉपर+2 है वो कॉपर बन रहा है, बनता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर करके। तो जिंक से जिंक प्लस, ये एनोड की रिएक्शन हो गई, देन ब्रिज बनाया, देन कैथोड की रिएक्शन हमने लिख दी, ठीक है। आप चाहो तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सपोज Zn+2 1 मोल है तो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंबल लगा दिए।
अब नेक्स्ट होता है हमें ई ऑफ सेल निकालना। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अगर आपको ई ऑफ सेल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जो भी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है उसमें से माइनस कर देना जो भी एनोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, जब भी आप जिसकी भी बात कर रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर बार आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो। इलेक्ट्रोड चाहे कैथोड का लो चाहे एनोड का रखो, दोनों टाइम पे रिडक्शन पोटेंशियल के ही फॉर्म में रखोगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो सिंपल सा रिलेशन याद कर लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो ई होता है वो बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, बस दोनों में साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर करोगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना इससे रिलेटेड, क्या है ये, क्या हो गया यहाँ पे, तो हम एक न्यूमेरिकल से भी समझेंगे। पहले एक चीज समझो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझो। पोटेंशियल बेसिकली हमें किसी चीज का डिफरेंस बताता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है ना। तो यहां पे किसका डिफरेंस बता रहा है? पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस बताता है जो कि डेवलप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट था इसमें, है ना, जो आपने जिसके आयंस लिए हुए हैं। तो अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, उसे ही आप बोलते हो वो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ रिएक्शन इज 0, इसका क्या मतलब है समझो ध्यान से। कई बार ऐसा होता है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखते हैं, तो हम ई की जगह ई नॉट से डिनोट करेंगे। अब वो ई नॉट क्या है? ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल रख दिया हो, प्रेशर आपने 1 atm रख दिया हो एंड टेम्परेचर आपने 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर रख दिया हो। तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले लोगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा और ई की जगह आप उसे ई नॉट से डिनोट करोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड, अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आयंस, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन उसके आयन का, सोल्यूशन का, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर पे, इन सब पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, ठीक है। अगेन मैम थोड़ा सा और क्लियर करना है तो एक क्वेश्चन कर लो, चलो क्वेश्चन समझते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें जिंक Zn+2 कॉपर +2 से कॉपर, डैनियल सेल की बात हो रही है ना, इसका गिवन है। तो हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है जिंक +2 से जिंक का एंड हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है कॉपर +2 से कॉपर का। चलो करते हैं। हमें पता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। थोड़ा स्पीड भाई तेज रखना है क्योंकि वीडियो को बहुत लेंदी हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखो ई नॉट ऑफ कैथोड कितना गिवन है, ये देखो ये गिवन है ई नॉट ऑफ कैथोड, ये गिवन है ई नॉट ऑफ एनोड। या आप सिंपल बोल दो ए बी सी के फॉर्म में होता है ना, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि ये हमारी कैथोड रिएक्शन है, ये हमारी एनोड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, उठा के डायरेक्ट वैल्यू आप यहां पे तो देखो रखोगे तो क्या आंसर आएगा नहीं पता मुझे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जब यहां पे रखोगे तो क्या आप बिना देखे रख दोगे वैल्यू? मतलब ठीक है मैम हम जान गए कि ये ना एनोड है, ये एनोड है एंड ये कैथोड के लिए है, ठीक है, तो हम उठा के रख देते हैं ना डायरेक्टली? नहीं, हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि ये दोनों ना रिडक्शन पोटेंशियल ही उठाने हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल ही उठाने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा मैम? ध्यान से देखो, रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि अच्छा आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ के आए हो क्लास 11th में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आप बोलते हो किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो आप बोलते हो उसका रिडक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं, Zn+2 से Zn, पहले ऑक्सीडेशन नंबर +2 था फिर 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, इसे तो रिडक्शन बोलते हैं, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। इधर देखो कॉपर +2 से कॉपर +2 से 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हुआ, यानी कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अगर नहीं गिवन होता, अगर इसका ऑपोजिट गिवन होता, कॉपर से कॉपर +2, जो कि बोर्ड में घुमाने की कोशिश की जाती है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, माइनस साइन लगा देना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एक माइनस का डिफरेंस होता है। याद रखना ये चीज, मेमोरी पहले ही मेमोरी में रख के जाना ये चीज, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे तो सही गिवन है तो हम लिख लेते हैं, तो 0.34 है एक वैल्यू, माइनस का 0.76 है, यानी कि प्लस करना है दोनों को। 6 + 4 इज 10, 1 कैरी, 7 + 3 10, 1 11, फिर 1.10, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, हाँ दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या लगेगी, वोल्ट, क्योंकि है तो एक पोटेंशियल ही, है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। बहुत ध्यान से आएगा, इस क्वेश्चन हमने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है
तो हमने देखा कि जिंक को कॉपर के साथ रखा हुआ था भी एंड सो ऑन, लेकिन अगर सिंगल सिंगल का निकालना है, मतलब मुझे बोला गया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, अब मैं कैसे निकालूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखना है हमें। अब डिफरेंस के लिए दूसरा सेल क्या होगा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेल को चूज किया जाता है जो कि होता है हमारा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कॉमन सेल चूज कर लेते हैं जिससे, अच्छा ये कॉमन क्यों है अभी इसको भी बताएंगे, जिससे हम बगल वाले इलेक्ट्रोड का जिससे हम बगल वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सुनना ध्यान से, ऐसे चीज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, चूज किया गया है ताकि हम कैलकुलेट कर पाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। नाउ इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स दैट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब अगर हम एक ही सेल लेके जा रहे थे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कहां से फ्लो कहां होगा, फ्लो तो होगा ही नहीं ना, एक ही सेल है तो उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आता, इसलिए इसको लेके आए एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इससे ऑफ कोर्स वही सारी चीजें कनेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक प्लैटिनम की रॉड लगाई जाती है एंड उसको प्लैटिनम ब्लैक बोलते हो, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ दिखता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके से ना हमने क्या किया, हमने अगर किसी का भी, जैसे कॉपर को हमने उठा लिया, कॉपर का सेल हाफ, तो हाफ सेल को उठा के हमने इससे जोड़ दिया, अब हमें पता चल जाएगा क्या इलेक्ट्रोड डिफरेंस आएगा, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आया कि मैम इसी को क्यों चूज किया, तो देखो इसलिए इसको चूज किया क्योंकि जब इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे ना, तो इसकी जो वैल्यू है, खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है, 0। अब इससे कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, 0 से किसी की भी वैल्यू निकालना इज वेरी इजी, तो इस वजह से इसको एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रखा गया। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये क्या होता है मैम, ये एक लिस्ट होती है हमारे एलिमेंट्स की, जो कि डिस्क्राइब करती है किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, यानी कि किस तरीके से एलिमेंट्स लगे हुए हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एंड ये किस तरीके से लगी है, अगर आप बॉटम टू टॉप मूव करोगे, है ना, टॉप टू बॉटम में ऑपोजिट कर देना, बॉटम टू टॉप मूव करोगे तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऊपर आते आते रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कम होती है ऑफ कोर्स, ठीक है। इस सीरीज को स्टैब्लिश किया गया ताकि हम मेजर कर पाए पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट अपने एलिमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इसका ऑपोजिट कर देना फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, इसको आपको याद करनी होगी, है ना। अब अलग अलग ट्रिक्स होती है सबकी, तो किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो जो भी आप चाहो। अदरवाइज मैं तो जनरली इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे तो ये एज इट इज याद हो जाती है, ठीक है। सो यू कैन लर्न इट एज इट इज ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अभी हम जब से पढ़ रहे हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं आपसे बोल दूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए बट स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, किसी भी कंडीशन में, तो उस टाइम पे जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो नर्स्ट इक्वेशन से आएगा, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन एम्पावर्स द एश्योरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल के ही बारे में बताएगा, बट किस कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। And relates the measured cell potential to the reaction quotient and permits the exact measurement of equilibrium constant। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझना है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से समझो। नर्स्ट इक्वेशन सिंपल बात है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बताता है, बस ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बताएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से भी रिलेट करते हुए बताएगा, ठीक है। आपने एक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, तुम भूल गए, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ। उसमें आप एक के ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हो जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। वो आपको क्या बताता है, जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोले तो जो रिएक्शन में आगे वैल्यूज लगी हैं बैलेंस के टाइम पे, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो भी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, जो ई ऑफ सेल है, अब ई नॉट ऑफ सेल नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ी देख रहे हैं, किसी भी टाइम पे देख रहे हैं, तो ई ऑफ सेल इक्वल होता है ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल अभी स्टैंडर्ड वाला है, माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ, ठीक है। ये क्या है मैम, 2.303 तो ऑफ कोर्स एक वैल्यू है, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, ऑफ कोर्स एट रूम टेम्परेचर है या इन केल्विन लिख लेना, डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। जैसे डैनियल सेल में जिंक Zn+2 था और कॉपर +2, तो जब हम फुल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होगा, तो वहां पे 2 हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। सो ये हो गया log 10। अब क्या आ गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन
उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर। ठीक है, टेंशन मतलब क्वेश्चन से भी समझा दूंगी। ठीक है, तो यहां से हमारा ई नॉट ऑफ सेल निकल के आया। उसी की जगह कई बार के ऑफ सी लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, सो यस के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वो फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो देखो यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो 96500 रख दो। r की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होती है, 8.314 समथिंग होती है। t की जो वैल्यू है वो रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन रख दो। तो जब आप ये कंडीशन रख दोगे, जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है वो रख दोगे, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये होगा। आपको जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में 99% चांसेस, 95% के ऊपर चांसेस होते हैं कि वो इधर से आएगा। ठीक है, तो जब आप वो वैल्यूज रख दोगे तो ई नॉट ऑफ सेल, ई ऑफ सेल सॉरी कितना आएगा, ई नॉट मत बोलना, ई नॉट तो आगे लगा होगा। ठीक है, वो बराबर होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग वही जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, पावर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट टू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आ गया तो चलो सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, हमें ये गिवन है एट रूम टेम्परेचर, और हमें एक और चीज गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है रूम टेम्परेचर पे। अब रिडक्शन पोटेंशियल का हमें पता है ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रखना है हमें। ठीक है, अच्छा हमें ई नॉट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन है, क्या है देखो, रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये गिवन है माइनस का 0.45 माइनस 0.059 या 591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने होंगे। देखो आयरन प्लस 2 से आयरन बना, क्या बना हमारे पास आयरन प्लस 2 से आयरन बना, आयरन प्लस 2 से आयरन बना। आयरन प्लस 2 से आयरन बनेगा कैसे, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना, इस तरीके से, यही तो होगा। आयरन प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया आयरन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 के बराबर हो गया, यहां से n की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। ठीक है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे आयरन सॉलिड, मैम आपको कैसे पता, अरे लिखा हुआ है यार, आयरन सॉलिड फॉर्म में यूनिटी होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये आप पढ़ के आयोगे, अब चलो मैं बता देती हूँ। खैर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 हो गया, है ना, या आप लिख सकते हो आयरन का कॉन्सेंट्रेशन हमने रखा। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आयरन प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हाँ भाई गिवन है, ये कितना है, चलो पहले आयरन प्लस 2 लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01, क्या हम 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 मोल लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, माइनस का 0.45 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके 10 की पावर 2 बन जाएगी, लॉग बेस 10 10 की पावर 2। आपने पढ़ा होगा लॉग बेस 10 अगर है और कोई पावर लगी है ना, m की पावर n लगी है, तो इसको बोलते हो n log m, इसको बोलते हो n log m, जो पावर है वो उठ के आगे आ जाती है, लॉग की बेसिक आइडेंटिटी है, तो 2 उठ के आगे आ जाएगा। एंड आपने पढ़ा होगा log 10 to the base 10 1 के बराबर होता है, तो इतना पूरा जो हिस्सा है वो 1 हो गया, है ना। तो क्या आ रहा है 0 पॉइंट, मैं कहाँ लिख दूं कहाँ जगह बताओ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 पॉइंट माइनस का 0.45 माइनस 0.029 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लिख लूँ, अब मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि समझ में आए। 0.45 है हमारे पास, माइनस का 0.45 माइनस फिर क्या है 0.059 सॉरी 0.059, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देना, कितना आएगा 915 प्लस का 0.519, है ना, यही आ रहा है, नहीं 10 दिस विल बी 10 1 कैरी 5, हाँ 0.509, कोई क्लैप कर रहा है किसी बात पे, तो 0.509 विल बी इट्स आंसर। यूनिट क्या लगा दोगे, वोल्ट लगा दोगे। अच्छा निकालना क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, और हम ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। इसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देता तो इसके आगे हम माइनस साइन लगा देते, ठीक है। तो ये देख लो भाई, ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम समझ गए, अब गिब्स एनर्जी के बारे में जानो। गिब्स फ्री एनर्जी वैसे होता क्या है, अगेन पढ़ के आए हो थोड़ा सा, क्या होता है चलो बता देती हूँ। स्पॉन्टेनिटी बताता है रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन खुद से हो रही होगी, कौन सी रिएक्शन खुद से नहीं हो रही होगी, ये हमें गिब्स एनर्जी बताता है। गिब्स फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सब्सटेंसेस टेंड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्सटेंस, उसे ही आप बोलते हो कि उसकी लेस गिब्स फ्री एनर्जी होने वाली है। जितना भी चेंज आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, वो प्रिडिक्ट करता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल वर्क डन एक गैल्वेनिक सेल का जो होता है वो डिक्रीज करता है, वो बराबर होता है कितना, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब ये भी एक एनर्जी है तो यूनिट इसकी वोल्ट ही रहने वाली है। ठीक है, यस सॉरी एनर्जी है तो यूनिट इसकी जूल रहने वाली है, वहां पे पोटेंशियल था तो यूनिट वोल्ट थी, एनर्जी है तो यूनिट जूल रहेगी। चलो अब गिब्स निकलता कैसे है, तो डेल्टा जी जो होता है यानी कि जो चेंज आएगा गिब्स एनर्जी में वो किसके बराबर होगा, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल। अब सुनना ध्यान से, गिब्स एनर्जी का चेंज जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस साइन लगाएंगे, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ क्या है फेराडे कांस्टेंट, ई क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही अपना। ठीक है, नाउ अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ई ऑफ सेल की जगह चेंज हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल में। ठीक है, क्या बताता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एक डैनियल सेल के लिए। अब डैनियल सेल हम समझ गए ना, क्या समझे डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल अपना वही जिंक से जिंक +2 कॉपर +2 से कॉपर, है ना, ये हमारा डैनियल सेल होता है। हमें बताना है इसकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, देखो क्या हो रहा होगा, जिंक से जिंक +2 में कन्वर्जन और कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्जन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी हो रही है। ठीक है, तो -2 फेराडे कांस्टेंट 96,500। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड में से ई नॉट ऑफ एनोड माइनस कर देना। ठीक है, अच्छा वैसे अभी हमने 1.10 वैल्यू निकाली थी, याद है, चाहो तो निकाल भी सकते हो वापस से, है ना। कैथोड ये ए बी सी के फॉर्म में होता है, ए बी सी, है ना, कैथोड में से एनोड को माइनस करो, कैथोड की वैल्यू है 0.34 माइनस, एनोड है माइनस का 0.76। एक्चुअली गैल्वेनिक सेल जो हमारा डैनियल सेल होता है ना, उसकी तो यही वैल्यू आ रही होती है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, है ना, तो कैलकुलेट कर लेना, 6 + 4 is 10, 1 कैरी, 7 + 3 + 1 11, है ना, 1 कैरी, तो 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया 1.10 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ओवरऑल जो आंसर आ रहा होगा 2123 समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना, 2300 अराउंड जूल के फॉर्म में लिखना, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है छोटी मोटी, तो प्लीज उसे नेग्लेक्ट कर देना, थोड़ा सा चेक करते हुए चलना, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड में रखनी है, हमें 4 घंटे नहीं लेके जाने हैं वीडियो में, है ना, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जिससे आपको नॉलेज भी मिल जाए, क्वेश्चन भी हो जाए, समझ में भी आ जाए कंसेप्ट, उतना हमें शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। ठीक है, तो इफ इन केस अगर कहीं पे भी कोई भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब सुनना बहुत ध्यान से, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा है, थोड़ा सा याद करते हैं। रेजिस्टेंस वही जो रेजिस्ट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ठीक है, कंडक्टेंस क्या करता है, उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट। गिव मी अ सेकंड, पानी पीना तो बनता है ना इस बात पे। टेंशन नहीं, टाइम नहीं वेस्ट होगा, डोंट वरी। चलो कंडक्टर्स को जानते हैं। अगर हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, कंडक्टेंस ऑपोजिट होता है, पास होने देता है। सिमिलरली यहाँ पे कंडक्टर्स को डिफाइन करते हो एज द मटेरियल या वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को होने देते हैं, अपने आप से पास होने देते हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हो गया, यानी कि ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हो गया। कंडक्टेंस C जो होता है वो किसके बराबर है, 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है ρl/a, इतनी फिजिक्स पढ़ी है ना सबने, R = ρl/a। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कंडक्टेंस क्या है, तो इसका ऑपोजिट यानी कि 1/ρl/a, 1/ρl/a, ये हमारा कंडक्टेंस है। तो इसको ऊपर वगैरह लेके जाओगे तो इसका ऑफकोर्स जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, इसी को आप केमिस्ट्री में साइमन भी बोलोगे। ठीक है, साइमन से भी आप इसकी यूनिट को डिनोट करते हैं, सीमेन जिसे आप बोल सकते हो। कंडक्टेंस समझ गए क्या होता है, कंडक्टेंस एक मेजर होता है जिससे आप बताते हो कितने ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट होने वाला है, या क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो किसी भी सोल्यूशन और कंडक्टर में। अब आते हैं कंडक्टिविटी में। ठीक है, ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। कंडक्टेंस का उल्टा
सॉरी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? 1/ρ का ऑपोजिट। इसे आप बोलते हो कप्पा, के से डिनोट करते हो कप्पा। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो? एज द ईज विच करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ठीक है, इसे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हो। अब सुनना, 1/ρ हो गया। कप्पा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/r इंटू L/A। ये कहां से आया होगा मैम? यहां से। यहां से अगर आप रो का फॉर्मूला निकालोगे तो रो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, यही हो जाएगा ना, R इंटू A अपॉन L, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आप क्या पढ़ रहे हो? आप कंडक्टेंस पढ़ रहे हो, तो R की जगह हमारे पास कंडक्टेंस रहा होगा जो कि 1/C होता है, जो कि कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R होता है, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला आएगा 1/R इंटू A/L, है ना, 1/R इंटू A/L, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा। वापस से देख लो एक बार, देखो A वहां मल्टीप्लाई होगा, L नीचे आ जाएगा, RA अपॉन L आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप ऑपोजिट कर रहे हो। रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तब तो ये कर रहे थे, अब हम निकाल के रहे कंडक्टेंस के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो इस पूरे का उल्टा कर देना। तो जब आप फॉर्मूला देखोगे तो निकल के आएगा जो कंडक्टिविटी है, वो बराबर आएगा 1/r के इंटू L अपॉन A के। ये जो 1/r है ये क्या है? कंडक्टेंस है ना, तो कंडक्टेंस रख दिया हमने, इंटू L अपॉन A को आप अभी आगे बढ़ाने ही वाली हूं, ये होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो L अपॉन A को सेल कांस्टेंट। तो एक और फॉर्मूला आएगा कप्पा का विच इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, बहुत बार पूछा जाएगा ये आपसे, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑफ कोर्स आप क्योंकि इलेक्ट्रोड की बात कर रहे होगे तो बहुत छोटी सी डिस्टेंस में सारी चीजें हो रही होंगी, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर में रख देना, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं अपना रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट यानी कि, है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ऑफ कोर्स क्योंकि हम छोटी यूनिट ले रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स। वापस से सुनना, ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, तो ओम इनवर्स हो गया रेजिस्टिविटी अपने कंडक्टेंस का यूनिट, ठीक है। ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गई अपनी कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? एक पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है और जो इलेक्ट्रोड का एरिया है, जब आप इसे निकालते हो तो ये बोलते हो आप सेल कांस्टेंट है, ये होता है लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। जी से आप इसको डिनोट करते हो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एज आई सेड, ठीक है। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है मोलर कंडक्टेंस। एक मोल की बात हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी होती है किसी भी सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हो उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। इसी तरीके से एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसमें क्या होता है समझना, पहले मोलर कंडक्टेंस समझो। लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हुए होता है जो भी कंडक्टिविटी है, यानी कि कप्पा मल्टीप्लाई करते हो 1000 से, डिवाइड करते हो मोलारिटी से। अगर मैं आपसे बोल दूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा, जिसको लैम्डा एम ई से आप इसे डिनोट करते हो, लैम्डा ई से, ठीक है। यूनिट क्या होती है? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अप्रॉक्सीमेटली 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, है ना। डाइल्यूशन पूरी तरीके से बढ़ा दिया तो आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन तो पूरी तरीके से कम कर दिया होगा ना, ऑपोजिट तो प्रोपोर्शनल होता है दोनों एक दूसरे के। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक लॉ होता है जो कि होता है कोलरॉश लॉ। ये क्या कहता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जब आप बात करते हो तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, यानी कि जब पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में, पूरी तरीके से सोल्यूशन में पानी भर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से उसका 0 हो गया होगा, अराउंड, है ना। वो बराबर होता है सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इट्स एनायंस एंड कैटायन। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि NaCl को तोड़ो, तो आपने बोला Na+ और Cl- में टूट गया ये, है ना। अब मैंने बोला जो NaCl का सोल्यूशन है ना, उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ले गए, ठीक है। तो अगर मैंने बोला उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी, तो आप बोलोगे जितने भी उसके कैटायंस थे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस जितने भी उसके एनायंस हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो यही होता है अपना कुलरॉश लॉ। अगर हम कुलरॉश लॉ को देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इस तरीके से ग्राफ दिखेगा हमें, एंड अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो एक कर्व टाइप का हमें यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखें तो इसका इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म आता है जो कि हमसे ना उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे आप अल्फा से डिनोट करते हो, कितने आयंस में टूट रहे हो या कितने आयन में एसोसिएट हो रहे हो।
डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला कंसेप्ट। तो डिसोसिएशन यहाँ पे बात हो रही है, तो ये डिफाइन करेगा कितने फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स थे और टूट के वो कितने में बन गए। ठीक है, ये आपका कोलरॉश लॉ है, लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर है, कैटायन और एनायन के सम के। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं, सॉरी अगर हम अल्फा देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी के बराबर आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट भी आप देख सकते हो के सी, इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस दिस एंड दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी लिख ली है, जो ऊपर गिवन है ना वो मैंने गिवन लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें निकालना है लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NH4OH। अब ध्यान सुनना है ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हो, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए। लैम्डा एम इन्फिनिटी आपने हर एक का लिख लिया पहले तो, ठीक है। अब मैंने बोला बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, इसका मतलब क्या है, मतलब उसमें बेरियम के आयंस होंगे है ना, कैटायन के फॉर्म में, और एनायन के फॉर्म में OH नेगेटिव होगा, है ना। तो जो भी गिवन है हमने उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले लिख दिया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर था, कैटायन और एनायन के सम के बराबर था, हमने लिख दिया। ठीक है, जहां पे होल ट्वाइस है उसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ना उस आयन की, तो वो लिख दिया हमने, और ये हमें उनकी वैल्यूज गिवन है। अब देखो हमें निकालना क्या है, NH4OH। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, NH4OH निकालना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे में देखो NH4 के आयंस कहां है, NH4 के आयंस ये दिख गए हमें, है ना, और OH के आयंस कहां दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमें, यानी कि हमें इन दोनों के आयंस की जरूरत है, इसके आयंस की और इसके आयंस की। बट हम इसको निकालेंगे कैसे, अगर हमें ये निकाले तो हमें बाकी सब कैंसिल आउट करना है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना होता है कैंसिल आउट होगा कैसे। अगर आप ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन में NH4Cl में अगर हम इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को हटा दे तो हमें ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा मैम, लेकिन वो कैसे हटा सकते हो आप, तो वो 2 टाइम्स गिवन है, क्या हम उसका हाफ निकाल सकते हैं। सुनना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैं बोल रही हूं जो इक्वेशन 3 है उसमें से माइनस कर दो 1/2 ऑफ इक्वेशन 2 एंड 1/2 ऑफ इक्वेशन 1, 1/2 ऑफ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन है, 1/2 ऑफ इक्वेशन 2 एंड 1/2 ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या निकल सकता है, सोचो इक्वेशन 3 में 1/2 इसका माइनस करेंगे तो इसका 1 टाइम रह जाएगा, है ना, और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो इस तरीके से जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो, 128.8 माइनस 1/2 किसका, 1/2 किसका 240.6 माइनस 1/2 किसका 457.6 इसका। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ध्यान से देखना, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो निकाल, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड तो नीचे गिवन है, तो जो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है हम उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको लैम्डा एम ऑफ NH4OH की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट करने को मिल जाएगी। वापस से क्वेश्चन को समझना, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन गिवन हो तो जो जो तोड़ के आयंस में लिखना पहले, फिर देखना किस किस आयन की हमें जरूरत है, और उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रखो, कुछ इस तरीके से सबट्रैक्ट और ऐड करो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट में वही चीज मिले जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें NH4 चाहिए था तो हमने इसको रोक लिया पूरी इक्वेशन को, एंड हमें क्या चाहिए, OH चाहिए था। अब OH 2 टाइम है तो उसका हाफ टाइम माइनस कर दो, है ना, तो एक हट जाएगा एक रह जाएगा, बचे हुए इस पूरे में हमें कुछ नहीं चाहिए, इस पूरे में हमें कुछ नहीं चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये बेरियम बेरियम वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और साथ ही साथ NH4OH में एक OH हट जाएगा और पूरा का पूरा Cl आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव, और इन दोनों का सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या लगेगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फेराडेज लॉ। माइकल फेराडे ने डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव मैनर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी तक हम इलेक्ट्रोलिसिस में जो जो पढ़े वो क्वालिटेटिव मैनर होता है ना, तो फॉर्मूले के टर्म्स में माइकल फेराडे ने बताया, इन्होंने बोला कि जो अमाउंट ऑफ, पहला लॉ कहता है जितना भी अमाउंट ऑफ, सिंपल से सुनो, पहला लॉ कहता क्या है, जो मास होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, M is directly proportional to Q। वापस सुनो, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में जो हो रही होगी इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे करंट की वजह से, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट यानी कि जो मास है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या मेटल में, जिसे आप बोलते हो करंट। ठीक है, तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। आपने फिजिक्स में अगेन पढ़ा होगा Q का फॉर्मूला IT के कंपैरिजन में, है ना,
Q इक्वल्स टू I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम के बेसिस पे। तो Q की जगह आपने IT रख दिया, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल लगाओगे, तो वहां पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है वो होता है Z, इसको आप ECE बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका नाम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जो भी इक्विवेलेंट मास है डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ये होता है मोलर मास अपॉन एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या होता है यहाँ पे, देखो जनरली हम पढ़ते हैं एक्स एसिड के लिए H प्लस आयन, बेस के लिए OH नेगेटिव आयन, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव आयन, एंड क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आयंस होंगे, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो आप देख रहे थे, ठीक है, तो उसके बराबर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है फेराडे का फर्स्ट लॉ, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, यानी कि जो चार्ज होगा। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो मासेस का रेशियो आप निकाल रहे हो, दो इलेक्ट्रोड में जो मासेस का रेशियो निकाल रहे हो आयंस का, वो इक्वल होता है उसके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के बराबर। वापस से सुनना, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड एट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने ना सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, यानी कि आपने सीरीज में लगाए हुए हैं उन दोनों को, सीरीज समझते हो ना, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई की वैल्यू वहां पे सेम हो गई, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, वो प्रोपोर्शनल होगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि मासेस का रेशियो इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन द करंट ऑफ दिस एम्पियर इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज दिस सॉल्यूशन फॉर 1 आवर। ठीक है, सुनना ध्यान से। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कुछ मास से रिलेटेड बात हो रही है ना। फॉर्मूला देख के, अच्छा क्वेश्चन देख के हम फॉर्मूला क्या समझे, आई की वैल्यू गिवन है, मास गिवन है, तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, m इज इक्वल्स टू ZIT, यही कहता है। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड तो हमें निकालना है ना, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हमें निकालना है। Z की वैल्यू क्या होगी, Z होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अभी मैंने आपको बताया था ना, Z इज इक्वल्स टू ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या होता है Z का, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट। क्या होता है, क्या बोला, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट तो आपको ऊपर देख के पता चल गया, कहीं गिवन नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, मोलर मास अपॉन, या mm लिख, या केवल m लिख दूं, मोलर मास अपॉन x होल डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। यहां से अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, mm इंटू 1 बाय x, सॉरी mm अपॉन x इंटू 1 बाय f मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, मोलर मास कॉपर का हमें 63.5 गिवन है, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू x कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है ना, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। या कॉपर कैसे होता है, कॉपर +2 के फॉर्म में होता है, सल्फेट -2 के फॉर्म में होता है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय 96,500 फेराडे कांस्टेंट होता है। आई की वैल्यू 5 एम्पियर, टी की वैल्यू 1 मत रखना, टाइम इन सेकेंड्स लिया जाता है, तो 6 सेकेंड्स के लिए 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट। ठीक है, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, क्या बचा, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8 9, 4 बचा, 5 9 45, 5 3 30 15, तो कुछ समथिंग आएगा 63.5 इंटू 36, 6 6 36 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 2। ठीक है, अराउंड ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा, तो मास आ जाएगा इन ग्राम्स। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को निकालोगे, तो कॉपर कितना यू कैन से डिपॉजिट हुआ आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बैटरीज के बारे में जानते हैं। 3 टाइप के सेल हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल होते हैं जो, उनमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, रिएक्शन अकर्स ओनली एक टाइम, ओनली एक बार, केवल और केवल एक बार रिएक्शन होगी, एंड इसको आप वापस से बार बार यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेक्लांचे सेल और मर्करी सेल आपके सामने 2 लिखे हुए हैं। देखो यार, ये जो टॉपिक होता है ना, थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक होता है, आपको रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो यस, सेकेंडरी सेल की अगर हम बात करें, कैन बी रिचार्ज एंड इसको बार बार आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल होता है लेड स्टोरेज बैटरी। फ्यूल सेल की आप बात करो तो ये गैल्वेनिक सेल होता है, जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो कंबशन ऑफ फ्यूल की एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं व्हिच यू हैव टू लर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करोजन के बारे में आपने सुना होगा, किसी भी मेटल को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करता है ये, है ना। जैसे सिल्वर में करोजन लग जाता है तो ब्लैक लेयरिंग आ जाती है ना, तो इस तरीके से करोजन। अगर आयरन का करोजन होता है तो उसे हम रस्ट बोलते हैं। क्या इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल, इसको बचाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हम पेंट कर दें, गैल्वेनाइज कर दें, तो ये कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आयरन जो है वो टूटता है एनोड में एज आयरन +2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन होता है। अच्छा,
अच्छा करोजन हो किसके प्रेजेंस में रहा होता है, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो इसीलिए एयर और मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक रिएक्शन लिख के आ जाती है, ठीक है। अगेन दिस इज द कंसेप्ट जो आपको थोड़ा सा देखो, आपको जो सेल वाली हो गई, बैटरीज वगैरह हो गए एंड जो आपके करोजन हो गए, इसकी इक्वेशंस जो है वो बहुत रेयर कंडीशन में पूछी जाती है एंड आपको बेसिक तरीके से 2-3 बार लिख के अगर आप याद करोगे बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड कॉमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, 3, 2, 1, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितना शॉर्ट क्रिस्प एंड जितने क्वेश्चंस आपको ताकि कंसेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए, मैं करा सकती थी, मैंने करा दिया। बस एक छोटा सा हिंट देते हुए जा रही हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत है और एग्जाम के पहले प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि ये चीज आपकी पूरी की जाएगी, ठीक है। फिलहाल कंसेप्ट जितना समझाना था आई होप सो उतना आपको समझ में आ गया होगा। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप स्टडीइंग।